चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, चैप्टर 1 डिज़ाइन करते हुए हमारा फोकस था एमसीक्यू ओरिएंटेड, जिस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हिस्ट्री बेस है और थियोरेटिकल है। तो अगर इन डिटेल एक एक लाइन को पढ़ना कोशिश करेंगे आप इस चैप्टर की आईसीआई बुक में से, तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी और बाय द एंड आप इस चैप्टर को छोड़ देंगे। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रेलिवेंट चीज़ें कंसाइज में करके आपके सामने रखी हैं। जो भी हिस्टोरिक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखिए। ये नोट्स आप साथ साथ कंसाइज जरूर बनाइएगा और सिर्फ इतना आपको करना है। उसके बाद अपनी बुक के जो एमसीक्यू हैं वो प्रैक्टिस करने हैं एंड दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते थे। एक बुक जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब समझे हेडिंग का कि किसी भी देश के पास जो वेल्थ है वो किस तरह की और किस कारण से है, यूजली एब्रीवेटेड एज द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म बुक का था द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, जिसने लिखी, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ कहलाते हैं, उनकी ये बुक थी जिसका शॉर्ट में ये नाम था, फुल फॉर्म ये था। सब पे 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न वर्क इकोनॉमिक्स का सामने रखा। इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या, अगर हम देखें तो देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर इकोनॉमिक्स है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इकोनॉमिक्स, जो कि अभी आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी पढ़ा है पीछे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कॉम्पिटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर to transform the scarce resources into goods and services to satisfy our infinite wants and how we distribute it। तो इसमें 2 चीज़ें हैं अगर आप देखें इकोनॉमिक्स के अंदर ऑल टुगेदर, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़, हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म, सिर्फ बनाना नहीं है कि स्केयर रिसोर्सेज से आपने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी। सेकंड इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट इट, सोसाइटी के कौन से सेक्शन पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अ नैरो फोकस ऑन using the relatively scarce resources to satisfy human wants is the domain of modern न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये क्या है, ध्यान से देखिए। जो इकोनॉमिक्स था स्टार्टिंग में बड़ा नैरो फोकस था कि सिर्फ हम इसमें इतनी बात करते थे कि कैसे स्केयर रिसोर्सेज से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, जिसने कहीं ना कहीं एक नींव रखी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसको और फर्दर एनालाइज किया गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट्स। तो कहीं ना कहीं जो नींव थी वो यही थी जो कि जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन लेटर ऑन टर्न अप हुई। It is incomplete as it brings to our mind the picture of a society with fixed resources, skills and productive capacity। वो चीज़, वो जो थ्योरी हम पढ़ते थे सिर्फ, जिसमें हम ये बात करते थे कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, सिर्फ हम इसकी बात करते थे और वो गलत थी, क्योंकि हम उसमें कहीं पर भी यूटिलिटी की बात नहीं करते थे, कहीं पर भी हम मॉनेटरी मैटर्स की बात नहीं करते थे। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट पिक्चर थी। उसमें सिर्फ हम ये बात करते थे कि फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं और उससे कैसे वांट्स को सेटिस्फाई करना है। These 2 fundamental facts are human beings have unlimited wants. The means to satisfy the unlimited wants are relatively scarce from the subject matter of economics। ठीक है, कॉमन सी बातें हैं। इसके बाद आता है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स को जब आप बिजनेस में यूज करते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाता है। बिजनेस में इकोनॉमिक्स कैसे यूज होती है, मतलब क्या है इसका। देखिए बिजनेस के पास भी कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, या किसी भी फॉर्म में कोई भी रिसोर्स है, लैंड है, किसी भी बिजनेस पे अनलिमिटेड नहीं होती। लेकिन हर बिजनेस का, हर प्रोड्यूसर का एक मकसद होता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे उसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, कैसे बेस्ट यूटिलिटी सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद द इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। इसके आप आगे जाके पढ़ते हैं, जिसमें स्टैट्स तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, ओआर एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर, एंड द थ्योरी डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर्स ऑफ
एनपीओ कि कैसे उन्हें अपने जो यूजर्स हैं उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस स्केयर रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है एमसीक्यू के अंदर। देखिए मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे स्लो चलूंगा तो आप पक जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी मजबूरी आप समझिएगा प्लीज। इसके बाद जोएल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। मतलब जोएल डीन का क्या कहना था कि हम करते क्या हैं, जो भी बिजनेस पॉलिसीज बनती हैं फॉर्मुलेशन में, तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस करती है, जो कि अल्टीमेटली इनपुट्स प्रोवाइड करती है और बिजनेस पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ थियोटिकल नहीं है, इट्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके अंदर आप एलपी यूज करते हैं, रिग्रेशन आप पढ़ रहे हैं। देखिए उसमें कितना आप देखते हैं कि अगर ये शेयर प्राइस होगा तो उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें आपने उसके अंदर पढ़ी हैं। इतना आप स्पेंड करेंगे एडवर्टीजमेंट पे तो कितनी सेल्स आ सकती है एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, तो इट्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अ थियोटिकल इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की आप बात करें तो दो चीज़ें उसमें होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यू नो वेरी वेल कि हम इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे प्रोड्यूसर है, मेक डिसीजन एंड हाउ टू इफेक्टिवली एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज। इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट प्राइसेस, कंज्यूमर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस, बिहेवियर, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए नोट्स पे सारी मेहनत हो गई है, जस्ट आप इसे प्लेन रीड भी करेंगे आपको सब समझ में आएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमा ऑफ द इकोनॉमी रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। द बिहेवियर ऑफ द लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, जिसमें हम टोटल कंजम्पशन, लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, इनकी बात करते हैं। जहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एरिया जो है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, external value of currency that is foreign exchange, overall level of savings, investment, level of employment क्या है, ये सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके कंपोनेंट हैं। देखिए साथ साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने हाथ से नहीं लिखा या आपने कोई शॉर्टकट अपनाया तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। एक बार हाथ से आपको जरूर लिखने पड़ेंगे सारे नोट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है। साइंस क्या होता है, वी नो दैट इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। सेम वे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप कोई भी डिसीजन ब्लाइंडली नहीं ले लेते, आप रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जो बच्चे इको ऑनर्स करते हैं उनको एक सब्जेक्ट आता है इकोनोमेट्रिक्स करके, ठीक है। तो उसके अंदर आप वेरियस फॉर्मूलेज, वेरियस मेथड्स, वेरियस टेक्निक्स स्टडी करते हैं और उसके बाद बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इट्स अ कम्प्लीटली अ साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड वन शुड स्टडी इट सो दैट he or she can drive the exact result as an entrepreneur from the business. So it's a systematic body of knowledge which establishes cause and effect relationship. Business economics integrates the tool of decision science such as math, science, this with economic theory to arrive at appropriate strategies for achieving the goals of business. Based on microeconomics, business manager is usually concerned about achievement of predetermined objectives of the organization so as to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. एक बड़ी कॉमन सी लाइन बिजनेस स्टडीज की, जो कि आपको पता है हर मैनेजर बिजनेस में एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाए ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहे और बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। येस और नो? Incorporates elements of macro analysis. A business unit does not operate in a vacuum. वो सिर्फ अपने आप में ऑपरेट नहीं करती, उसको exchange rates, industries, price, distribution, wages need to focus on general price level, inflation, employment level, all these things it needs to follow and all these are the factors of macroeconomics, ठीक है। Thereafter business economics is an art, means
हर कोई सीख लेगा। आर्ट क्या होता है, एक बेसिकली वेल डिफाइंड थियोरेटिकल नॉलेज होती है, लेकिन क्रिएटिविटी विद प्रैक्टिस आती है। तो बेसिकली आपने टूल्स सीख लिए, इट्स नॉट सफिशिएंट। विद द एक्सपीरियंस यू विल गेट द क्रिएटिविटी एंड उतने अच्छे से आप उस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइज, जैसे आप देखा आपने कि मोनोपोली है तो लॉन्ग रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे, तो इस तरह की थ्योरी बहुत सारी इसके अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट किए जाए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाए, तो मल्टीपल थिंग्स आर यूज्ड एंड दैट आर बेनिफिशियल ऑल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्योरली थ्योरेटिकल है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स उसी का एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि जो आप थियोरेटिकली चीज़ें सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप बात करते हैं कि MC इक्वल टू MR होगा, वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इस तरह की आप बातें करते हैं। ओके, बट जब इसी चीज को आप बिजनेस में फिगर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, जो कि आपने अगर मैथ्स अभी तक कर लिया तो उसमें देखा होगा कॉस्ट के क्वेश्चंस आते हैं एंड रेवेन्यू के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे MCMR का रोल वहां पे भी आता है। दैट्स exactly the business mathematics which is a part of business economics. So it tackles practical problems rather than focusing on theoretical aspects only. ठीक है, interdisciplinary in nature, ये क्या है? देखिए, ये बेसिकली टूल्स लेता है, मैथमेटिक्स के यूज करता है, OR के यूज करता है, अकाउंटिंग, मार्केट, इकोनॉमिक्स में सब कुछ देखने को आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज पे ही हमारा फोकस रहता है। आपने देखा इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हैं उसमें मिक्सचर है वेरियस सब्जेक्ट्स का, यस और नो। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है दैट इज बेसिकली नॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज नॉट पॉजिटिव इन नेचर। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। पॉजिटिव क्या होती है कि व्हाट इज, क्या है, जैसे आज हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम इतनी है, आज हिंदुस्तान की इतनी वेल्थ है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि नॉर्मेटिव जो होता है व्हाट शुड बी, कि क्या होना चाहिए था। इट टॉक्स अबाउट वैल्यू जजमेंट्स, कि गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, व्हाट शुड बी। समझ रहे हैं आप? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोकस यही होता है कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी। तो आपको मेन चीज याद यही रखनी है, इट शुड बी, दैट इज, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। समझ में आई बात? ये बेशक आप छोड़िए, मेन चीज ये रखिए, इट प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं बेटा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज जैसे कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइसेस रखने हैं, क्या रिस्क है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो ये इस तरह के इंटरनल इश्यूज होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनवायरमेंटल एक्सटर्नल इश्यूज को फैक्टर करता है, जैसे लोगों का इनकम लेवल क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इन्फ्लेशन क्या है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील इन किए जाते हैं। ठीक है, macroeconomics applied to operational or internal uses. Operational uses include all those that arise within the organization and fall within the preview and control of the management. These issues are internal in nature. Issues related to choice of business, its size, product कौन से बनाने हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, फैक्टर्स कॉम्बिनेशन, कैपिटल इंटेंसिव रखना है, लेबर इंटेंसिव रखना है, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं ऑपरेशनल इश्यूज़ के। The following macroeconomic theories deals with the most of these issues. सबसे पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। यू नो वी हैव अ थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस और नो। The demand analysis pertains to the behavior of consumer in the market. It studies the nature of consumer preferences and the effect of change in the determinants, that is factors of demand such as price, consumer income, etc. और ये सब हम पढ़ते भी हैं कि बेसिकली इनकम में चेंज आएगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, सब्सटीट्यूट गुड्स में प्राइस में चेंज आएगा तो क्या चेंज आएगा, ये सब आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं। Demand forecasting is the technique of predicting future demand for goods and services on the basis of past behavior of factors which affect
इनकरेक्ट डिमांड। अब ये बात आपको सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन में बताई जाती है कि जब हम डिमांड की बात करें तो वी आर कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक कि क्या डिमांड हो सकती है। कुछ भी नया नहीं है बेटा, सब कुछ वही है, जस्ट एक समरी है। चैप्टर 1 समरी है जितना आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए सबसे एंड में बताई जा रही है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखते हैं कितने इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, मैक्सिमम हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइज किए जा सके। He has also to ensure that the firm is not incurring undue cost. Production analysis enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mix. उस वो रेशो यूज़ करना जिसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम आए और टेक्निकली एफिशिएंट हम हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट इज़ बेसिकली हम कितना स्टॉक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रखें हर समय, ताकि हमारी कम से कम वर्किंग कैपिटल जो है वो उसमें रहे। इसके लिए आप बेसिकली ईओक्यू लेवल एक पढ़ेंगे आगे जाके, अपना इंटर के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना सीखते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स का। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज़, कि किस तरह की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप कैसी प्राइसिंग पॉलिसी आपको फॉलो करनी है, जो आप मार्केट चैप्टर के अंदर आके पढ़ के आए हैं। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the nature and extent of competition, helps in determining the degree of market which the firm commands and the strategy to be followed in market management under the given competitive condition। तो ये सब वो जो आपने मार्केट चैप्टर में पढ़ा, सब कुछ यहाँ समराइज कर रखा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, अगर आप पे मैथ्स था क्लास 12 में तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते थे कि कौन सी मशीन है, उसमें कितने आवर्स हैं, कहाँ पर किस तरीके से एलोकेट किया जाए अपने रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, सो दैट हम मैक्सिमम आउटपुट बना सकें। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप चिंता मत करिए, सीए फाइनल में आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां आप देखेंगे कि बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट्स हैं तो कौन से इनपुट्स किस तरीके से यूज़ किए जाएं सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट विच इज़ कॉल्ड एज रिसोर्स एलोकेशन। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हम बेसिकली कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना, हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है प्रोजेक्ट से वो क्या आ रहा है, हमारे पास जो कैपिटल है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, इस सब के ऊपर हम अपना फोकस करते हैं, ठीक है। तो नाम भी अगर आप याद कर लेते हैं दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, लेकिन इंटरनल मैटर एक बार अपने हाथ से लिख जरूर लीजिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट। फिर प्रॉफिट एनालिसिस की प्राइस में चेंज आने की वजह से, मार्केट कंडीशन में चेंज आने की वजह से क्या प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, बिजनेस फॉर्म आपको पता है हम हमेशा बिजनेस में एक रिस्क के अंडर होते हैं और हम बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर ये एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑल्सो कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिजनेस के अंदर कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंटरनल मैटर है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक जो कि एक्सटर्नल इश्यूज पे अप्लाई होती है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जनरल ट्रेंड्स क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, कंपटीशन पॉलिसीज़ क्या है, लॉ कितने स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड यूनियंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सब जो है आपका इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इश्यूज़ का पार्ट है, ठीक है। जस्ट इसे एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। एक प्लेन रीडिंग लगानी है, कोई याद नहीं रखना आपको, 5 बार इसे प्लेन रीडिंग लगा देंगे, वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एमसीक्यू आराम से कर पाएंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन। इसके अंदर ब्रॉडली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, the second is central problem, and the third is PP curve, that is production possibility curve। हमें ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ अनलिमिटेड wants of different
effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative uses. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative use. क्या मतलब है, ध्यान से देखिए. सबसे कहता है, सबसे पहले उसने एक वर्ड यूज किया, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है, ये इस चीज की प्रॉब्लम है. अब क्या चॉइस करनी पड़ती है, इसका जवाब आपको आगे वाली लाइंस में मिलता है. देखिए, दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स, सबसे पहली चीज आपको पता लगी अनलिमिटेड वांट्स. देखिए, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है, जो इंसानों की वांट्स है, चाहत है, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर. जैसे ही हमारी कोई वांट सेटिस्फाइड होती है, इमीडिएटली हमारी कोई ना कोई दूसरी वांट अराइज हो जाती है. प्लीज, ह्यूमन वांट्स आर unlimited in nature. As soon as one want is satisfied, another want rises. जब भी आपकी कोई एक वांट सेटिस्फाइड होगी, आपकी कोई ना कोई, जैसे अगर आपने गाड़ी ली, आपने सपोज साइकिल ली तो स्कूटी पे आना चाहोगे, स्कूटी ली तो आप बाइक पे आना चाहोगे, बाइक ली तो आप कार सोचोगे, छोटी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी. तो जो ह्यूमन वांट्स है ना, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर. एज सून एज आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, उसी समय आपकी एक दूसरी वांट राइज हो जाती है. एंड सम वांट्स आर एवर लास्टिंग. एवर लास्टिंग मतलब हमारे मरते दम तक खत्म नहीं हो सकती. रोटी, कपड़ा एंड मकान. जितना अच्छा खाना खा लो, जितने अच्छे कपड़े पहन लो और जितने अच्छे मकान में रह लो, आप हमेशा उससे नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचोगे. तो दीज वांट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर. सम वांट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर, लाइक वांट फॉर फूड, shelter and cloth. Want for food, shelter and cloth. ये want जो है वो क्या है, everlasting in nature. उसके बाद क्या लिखा है, of different effectiveness. क्या वर्ड लिखा है, of different effectiveness. Of different effectiveness का मतलब क्या है, every want is important in itself. हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऐसी वांट जो भी आपको अराइज होती है, उसकी एक अपनी यूटिलिटी होती है, उसका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है. हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है. इंसान की कोई भी ऐसी वांट नहीं होती जो वो इग्नोर कर सके. छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको घर वालों ने फोन दिलवाया, उसके बाद आप कहते हैं कि लैपटॉप चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी होती है आपके पास, जिसको सोच के आप कहते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए. ठीक है, तो हर वांट जो हमारी अराइज होती है, हर वांट की हमारी एक अपनी सेपरेट यूटिलिटी है, उसकी एक अपनी डिफरेंट इफेक्टिवनेस है, एक उसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है. तो एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ. इज टू बी सेटिस्फाइड विद, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेस. आइए सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है. देखिए, हमें पता है रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 तरह के रिसोर्सेस हैं. कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप. 4 तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. किसी भी
चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन चारों रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको आप अवॉइड करके प्रोडक्शन कर सको। अब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई ना कोई इसका ओनर होगा जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। तो बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? रिसोर्सेज का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ऑल द फोर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विसेज। क्या बोला मैंने? ऑल द फोर resources are required to produce goods and services। हमें चारों रिसोर्सेज की जरूरत है। ऑल द फोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंड किसी भी सोसाइटी के पास चारों चीजें अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप हिंदुस्तान की बात करो, लैंड है, लेबर है, बट उतनी कैपिटल हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, यूएसए में चले जाओ आप, वहां लेबर की कमी है। तो कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पर ये चारों के चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड होते हैं। नो इकोनॉमी, और यू कैन से द सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द फोर रिसोर्सेस। किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की रिस्ट्रिक्शन हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, अब लैंड पर आप अपना घर भी बना सकते हो, स्कूल भी बना सकते हो, फैक्ट्री भी बना सकते हो, गार्डन भी बना सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन purpose. For example, land can be used for constructing house, school, hospital, etc. तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूजेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यह है कि आप एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो चीजें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो बड़ी लिमिटेड है, और साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और प्रॉब्लम यह है कि वांट्स अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी जेब में 100 रुपए है और आपको खर्चे याद आएंगे 500 रुपए के। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि 100 रुपए कैसे खर्च करूं? वांट्स जो है वो 500 रुपए की आ रही है, बट जेब में कितने पड़े? 100 रुपए। तो नाउ यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि ये 100 रुपए मैं कौन सी वांट पे खर्च करूं ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेम वे दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपकी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है कि यार चल एक काम करते हैं, इस बार ये कर लेते हैं, अगली बार ये कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स of different effectiveness is to be satisfied with the limited resources of alternative use। और आपको सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है। दैट वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, डिफरेंट इफेक्टिवनेस, दैट एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। Limited resources, the resources are land, labor, capital, entrepreneurship, and no society has enough of all the resources. An alternative use, that a resource can be used for more than one purpose. So this is exactly the economic problem, that it is a problem of choice. Choice is what? That how to satisfy the wants. Please note it fast.
सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसको हम कॉमन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, चॉइस प्रॉब्लम भी बोलते हैं और सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिव नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स और यू कैन से चॉइस प्रॉब्लम्स और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डिफरेंट है। आइए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है? इट्स अ कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस among the various alternatives it's a compulsion of making choices among the various alternatives। आपको जो कंपल्सरी चॉइस करनी पड़ती है among the various alternatives, compulsion of making choices। नाउ व्हाट इज दिस कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस? जरा बड़े आराम से रिलैक्स होकर आप चीजों को समझिए। देखिए, सपोज मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल लेता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट, अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ बजट है, से ₹X का कुछ बजट है, ठीक है। अब उस बजट में से उसको एक पार्ट एजुकेशन पे खर्च करना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक पार्ट से उसको वो खर्च करना है लॉ एंड ऑर्डर पे। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट है, उसमें से एक पार्ट उसको एजुकेशन पे भी खर्च करना है और एक पार्ट किस पे खर्च करना है? लॉ एंड ऑर्डर पे। क्या हम गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च कर दो, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली इग्नोर कर दो, या सारा पैसा लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर दो, एजुकेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दो? ऑब्वियसली ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के मेन एजेंडा है, गवर्नमेंट को दोनों ही कंसिडर करने। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड कि आउट ऑफ टोटल फंड्स, जो भी 100% फंड्स हैं, उसमें से कितना एजुकेशन पे लगाया जाए और कितना लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया जाए। गवर्नमेंट को एक रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती। तो इट्स अ कंपल्शन कि यू हैव टू डिसाइड जस्ट द रेशियो। करना तो आपको दोनों ही पड़ेगा, एजुकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर भी, दोनों पे खर्चा करना पड़ेगा। आप किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। बट सपोज गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है टू स्टार्ट विद द वाईफाई फर्स्ट और विद द मोनोरेल। गवर्नमेंट को ने डिसीजन लेना है कि दोनों में से हमें कोई एक चीज स्टार्ट करनी है, पहले हम वाईफाई स्टार्ट करें या पहले हम मोनोरेल स्टार्ट करें। ध्यान से समझिए, यहां पर आपके पास कंपल्शन है। कंपल्शन किस चीज की? दैट इज टू सिलेक्ट बोथ, जस्ट डिसाइड द रेशियो ऑफ फंड्स। आप सिर्फ फंड्स की रेशियो डिसाइड कर सकते हो और कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। करना तो आपको दोनों पे खर्च पड़ेगा। तो दिस इज नथिंग बट द हियर यू आर फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट द सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, चॉइस प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो खर्चा आप वाईफाई पे करो या आप खर्चा सिर्फ और सिर्फ मोनोरेल पे करो, किसी एक पे खर्चा करना है, दोनों पे खर्चा नहीं करना। इधर आई हैव टू सिलेक्ट द वाईफाई और इधर आई हैव टू सिलेक्ट द एक्सपेंडिचर ऑन मोनोरेल। तो हियर आई एम नॉट फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम, हियर आई एम फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मीनिंग देयर बाय जब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ सिलेक्ट करने होते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट जब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स पे कंपल्शन होती है कि आपको करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो आपका बेसिकली क्या बन जाती है? सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे दें, सपोज मेरे पास 2000 रुपए पड़े, अब उस 2000 रुपए में से मैंने ये सोचा आई हैव वेरियस ऑप्शंस कि या कि मैं एंटरटेनमेंट कर लूं या बुक्स परचेज कर लूं, ठीक है, या सेविंग्स कर दूं। मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं, मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं। इधर कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, इधर ऑन बुक्स और डू द सेविंग, तीनों में से कोई एक। तो हियर आई एम फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट अगर यही चीज मैं आपको इस तरीके से दे दूं, मेरे पास 2000 रुपये, मुझे तीनों पे ही खर्च करना है। अब कितना कितना करना है वो मुझे डिसाइड करना, बट खर्च तीनों पे ही करना है। तो इन दैट केस आई एम नॉट फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम,
I am facing the central problem. Very good. So basically you are getting the difference between the economic problem and the central problem. Central problem is compulsion of making the choices among the various alternatives available. However, economic problem is the problem of making choice among the unlimited wants of different effectiveness. So hope you are getting the difference between two, that what exactly is the difference between the economic problem and the central problem. So first of all, it's a compulsion of making choice among the various alternatives available, और you can say, समझ में आया? Thereafter अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम की, तो ब्रॉडली हमारे सिलेबस में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हमें एक एक करके डिस्कस करनी है. कौन कौन सी वो सेंट्रल प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है, चलिए आप सबसे पहले डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फास्ट. नाउ आइए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ, दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस नाम से ही जैसे जस्टिफाई होता है कि दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. क्या? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज are to produce and in what quantity. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करने हैं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. वाई सो? क्यों हमें ऐसा सोचना पड़ता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज the resources are limited in nature. Resources are limited in nature. मैंने आपको बताया था, no society has enough of all the 4 resources. किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है. No society has enough of all the 4 resources. So basically the major problem is what to produce, that what goods and services are to be produced and in what quantity. और ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी के पास लिमिटेड है. एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, द प्रॉब्लम बिफोर द finance minister is out of available resources, how much amount to be allocated for defense and how much for education. अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितना पैसा है? बहुत. आपको लगता है वो भी लिमिटेड है बेटा. इकोनॉमी की प्रॉब्लम को देखो तो. चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि जो भी उनके पास टैक्स के थ्रू या वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर सारा का सारा पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि डिफेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो क्या डिफेंस पे सारा खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो दे हैव टू डिसाइड, ही हैज टू डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ऑन डिफेंस. So the
this is what to produce, that how much we have to decide the ratio, that in what ratio we have to spend the funds on defense equipments as well as on the education services. So this is the problem of what to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced in what quantity. Why so? Why we need to think like this? Because resources are limited in nature, and the example is the problem before the finance minister is how much amount is to be allocated for defense and how much for education. Now, the second problem is how to produce. Now, what is this problem? How to produce? See, how to produce is कि हम अपनी प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सी टेक्निक यूज करें, दैट व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. हमें कौन सी टाइप की टेक्निक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करनी चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब कौन सी टेक्निक हमारे पास है? दो तरह की. एक कैपिटल इंटेंसिव और सेकंड टेक्निक हमारे पास है लेबर इंटेंसिव. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? More machineries are used than labor. जब हम मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं लेबर के मुकाबले, तब हम उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव. और लेबर इंटेंसिव क्या होता है? मोर लेबर इज यूज्ड देन मशीनरीज. मशीनरीज से ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? लेबर का यूज करते हैं, तो वो कहलाती है लेबर इंटेंसिव. नाउ व्हाट इज द व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस कि हम कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन में यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर. अब ध्यान से समझिए, इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अगेन एक प्रॉब्लम है. बट अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो शायद आप अपने उतने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में आप लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो. मैनुअल प्रोडक्ट्स जब बनेंगे ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की होती है. सो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि हमें एक तरफ अपने आप को आउटडेटेड भी नहीं करना, अपनी टेक्नोलॉजी को ऑर्थोडॉक्स भी नहीं करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिराना भी नहीं है, और दूसरी तरफ हमें अपनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी देना इक्वली जरूरी है. सो नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें, वेदर वी शुड गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव और वी शुड गो फॉर द लेबर इंटेंसिव. थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. अब एक बिजनेसमैन बन के सोचो, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर भी कर रहा होता है. अब समझो, अगर बिजनेसमैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगा लेता है तो अनडाउटेडली उसकी क्वालिटी जो होगी प्रोडक्शन की वो बहुत अच्छी होगी, बट एट द सेम टाइम वो लेबर को रोजगार नहीं दे रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आएगा. बट अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है तो क्या होगा? उस केस में वो एम्प्लॉयमेंट तो दे पाएगा बट इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट शायद वो डेवलप ना कर पाए. सो द प्रॉब्लम बिफोर द बिजनेसमैन, और यू कैन से द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन क्या होती है? जो देश के लिए 5 years प्लान डेवलप करते हैं उसको प्लानिंग कमीशन हम बोलते हैं. सो बेसिकली द प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग कमीशन इज टू एम्प्लॉय more of capital or to employ more of labor, please. So hopefully आपने लिख लिया होगा, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूं. फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, बिजनेसमैन और प्लानिंग कमीशन is to employ more labor or capital. प्लानिंग कमीशन या
बिजनेसमैन के आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ज्यादा लेबर को लगाए या कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेबर लगाएंगे तो मरेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं होगा, और अगर कैपिटल लगाएंगे तो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सिचुएशंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम वाज द हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम आगे बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। फटाफट पहले आप यहां तक सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जो थर्ड प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम ये है, नाम से पता लगता है किसके लिए प्रोडक्शन करें। देखिए प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज, आप एक चीज सोचो, हमें ऐसा सोचना क्यों पड़ता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें? हमें ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में इनकम लेवल सबका सेम नहीं है। ईदर द पीपल आर टू रिच और दे आर टू पुअर। इनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते इकोनॉमी लेवल पर कि हम प्रोडक्शन किसको ध्यान में रखते हुए करें। जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी रिच, रिच, लोअर रिच, बहुत कैटेगरीज है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, प्रॉब्लम सबसे पहला ये आता है कि कैसे ये जो इनकम की इनइक्वालिटीज हमने क्रिएट कर रखी हैं, जो इनकम इतनी ज्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लोग बहुत ज्यादा या तो रिच हैं या बहुत ज्यादा पुअर है, इसको कैसे कम किया जाए। क्योंकि अगर वो कम होना शुरू हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटीज किसी तरीके से अगर कम होनी शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल में सिमिलैरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें ये जो प्रॉब्लम सोचनी पड़ती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी? बिकॉज व्हेन द पीपल हैव सेम लेवल ऑफ इनकम और समवट दे हैव द सेम लेवल ऑफ स्टेटस, obviously they need the same quality of goods, and this problem that for whom to produce will get automatically solved. So basically for whom to produce, what is exactly the problem is that how the income should be distributed, how the income should be distributed, हमें किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए among income earners, how the income should be distributed among income earners। इनकम अर्नर जो है उनके बीच में किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। why so? this is because of high level of income inequalities that we need to think for whom to produce। ये किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज दैट वी नीड टू थिंक फॉर whom to produce। So the basic fact is not this for whom to produce. The basic problem is that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced, so that income inequalities can be reduced। और ऐसा क्यों? क्योंकि high, this is because of high level of income inequalities that we need to think for whom to produce। So the problem is, अब एक बात बताओ, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस। लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? प्रॉफिट्स। सो द प्रॉब्लम इज what should be
वेज रेट, क्या हमारा वेज रेट होना चाहिए, क्या हमारा रेंट रेट होना चाहिए, क्या हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और क्या हमारी प्रॉफिट्स रेट होने चाहिए, ताकि किस तरीके से हम ये इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर सकें। और वंस द इनकम इनइक्वालिटीज गेट रिड्यूस्ड, दिस प्रॉब्लम that for whom to produce will automatically get the solution. So आपने मेरे साथ तीनों प्रॉब्लम समझी, that what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced and in what quantity. The problem arises because the resources are scarce, no society has enough of all the resources. The second was the how to produce, that what type of technique should be used in the production process. The technique means capital intensive or labor intensive. Capital intensive in which more machineries are used as compared to the labor, whereas the labor intensive is in which more labor is used as compared to the machineries. The problem before the businessman or planning commission is to employ more of capital or more of labor, because if you are using more of capital, then at the same time you are creating the unemployment in the economy, and if you are using more labor in the production process, at the same time your product will become outdated or will not be of international quality. Now, the third problem is for whom to produce, that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced. Why we need to think about the income inequalities? Because once the income inequalities get reduced, automatically the problem of for whom to produce will get resolved. And the main we know that income is distributed in the form of rent, wages, interest and profit. So the problem is that what should be the wage rate, rent rate, interest rate and profit rate, so that this overall प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आउट. नाउ सी, तो हमने तीनों तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं. अब इसे फटाफट आप एक बार नोट कर लीजिए. और उससे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डिफरेंस, होपफुली वो भी आपको क्लियर हो. क्या बताया था, याद करो फटाफट. ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे में से कुछ सिलेक्ट करने, बट सेंट्रल प्रॉब्लम में हमें सिलेक्ट तो सारे करने पड़ेंगे, बट हमें सिर्फ रेशियो ऑफ फंड्स डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, फटाफट इसे नोट डाउन करिए. चलिए, इसके बाद यूनिट 2 बेटा आपकी बुक्स में आता है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस ऑलरेडी बेसिक वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. द फोर्थ इज व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ये क्या है, ये एक आपके लिए नई चीज है. देखिए, एक सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी है कि हमें सिर्फ प्रेजेंट में डेवलपमेंट नहीं करनी, हमें फ्यूचर की ग्रोथ का भी ध्यान रखना है कि कैसे एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती रहे. ठीक है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ये नहीं कि सारे के सारे रिसोर्सेज हमने एलोकेट कर दिए सिर्फ लोगों को खाना खिलाने में, या मैं कहूँ बेसिकली करंट कंजम्पशन में. तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा जो रिसोर्सेज है वो करंट कंजम्पशन में खर्च हो रहा है. उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होने चाहिए जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे रहने चाहिए. तो आइए एक बार पढ़ते हैं. A society would not like to use all of its square resources for current consumption only. This is because if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not increase. ठीक है, this implies that incomes or standards of living of the people would remain stagnant and in future the level of living may actually decline. इसका मतलब समझे कि अगर आपने सारे के सारे रिसोर्सेस करंट कंजम्पशन के ऊपर ही लगा दिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान नहीं रखा, तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एट प्रेजेंट वो स्टेगनेंट होगा. स्टेगनेंट को अगर हम देसी भाषा में बोल जाए, ठहर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और फ्यूचर में वो डिक्लाइन करेगा क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंट का ध्यान रख रहे हैं. तो जो भी इनकम है वो सारी कंजम्पशन पे नहीं स्पेंड होनी चाहिए. देयर शुड बी अ सेविंग्स ऑल्सो, और सेविंग्स का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इकोनॉमी में लगना चाहिए. दैट इज वॉट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो बाकी जो पार्ट था उसका आप ऑलरेडी देख चुके हैं. इस एडवांस वर्जन के अंदर सिर्फ एक नई चीज है आपके सामने, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड द लास्ट वन व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें से 3 हम ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन करिए फास्ट. चलिए, अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम की. देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं. क्या बोला मैंने,
कि किसी भी इकोनॉमी में गुड्स के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, लाइक कि वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं या गवर्नमेंट करती है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट इज प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट मिलके करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। ये तीन तरह की होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में होते हैं। वो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिसकी कस्टमर चॉइस रखता है, जो कस्टमर खरीदना चाहता है, उस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो उन्हें सबसे सस्ते रेटों में अवेलेबल हैं, और उनके लिए प्रोडक्शन करते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी है। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। गवर्नमेंट सोसाइटी का ध्यान रखते हुए चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, उस टेक्निक का यूज़ करती है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट दे, और उन लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाता है जो सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली ये आपने वैसे अर्ली स्टेज पे भी बहुत बार पढ़ा होता है, जस्ट मैं आपको यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उतना नोट कर लीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल्स यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दूसरे नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजी फेयर। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, अंदर की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, सिर्फ मेन पॉइंट कर लीजिए। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स जो हैं वो प्राइवेट ओनर अपने नाम पे ले सकते हैं। फ्रीडम होती है इंटरप्राइज को किसी भी तरह, किसी भी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करें, सब्जेक्ट टू मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सिर्फ नाम कर लीजिए। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस कि वो कहाँ पर कितनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न रखना चाहते हैं। प्रॉफिट मोटिव होता है कि जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उनका ले दे के सिर्फ एक ही मकसद है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। कस्टमर को किंग समझा जाता है, मेन उनका अल्टीमेट पर्पस होता है कस्टमर को बेस्ट सर्व करना और उनसे मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन फेस करना पड़ता है, देयर आर मल्टीपल सेलर्स हु आर डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट। सिर्फ नाम याद करिए। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल, मतलब नेग्लिजिबल जिसको आप बोल सकते हैं, इसलिए एब्सेंस लिखा है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती हैं। तो मेन जो है इनका प्राइस मैकेनिज्म होता है, जो आप पढ़ चुके हैं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो एक प्राइस डिसाइड होता है, उसके थ्रू ये अपनी सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ जितना मार्क कर रहा हूँ उतना अंडरलाइन कर लीजिए, उतना ही नोट करिए, उससे ज़्यादा मत करिए कुछ। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ना है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको बता रहा हूँ इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर हु शो देयर प्रेफरेंसेस बाय स्पेंडिंग ऑन द गुड्स विच दे वांट। तो जिसको कंज्यूमर पसंद कर रहा है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं और उसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो जो भी रिलेटिवली चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो, उसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फॉर होम टू की प्रोड्यूस की अगर बात करें तो दैट डिपेंड्स ऑन द बाइंग कैपेसिटी। जिसकी बाइंग कैपेसिटी है उसके लिए प्रोडक्शन करते हैं प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अल्टीमेटली उनका एम जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज कितनी कंजम्पशन करनी है, कितनी सेविंग, कितनी इन्वेस्टमेंट। तो दैट विल बी कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर प्रेजेंटली रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो सारे रिसोर्सेज अभी लगा देंगे, उनको लगता है नहीं फ्यूचरिस्टिक है तो थोड़े फ्यूचर के लिए रोक के रखेंगे। तो अल्टीमेटली ऑल कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, यस और नो। अगर उनको लगता है कि प्रॉफिट्स आगे इकोनॉमी के अंदर अच्छे रहेंगे, बूम है, डिमांड बढ़ेगी उनके प्रोडक्ट की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स इसमें नोट डाउन। जितना मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट। तो देखिए कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, वर्क करती है ऑटोमेटिकली, यस और नो। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, ड्राइविंग फोर्स इनके लिए प्रॉफिट मोटिव होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, जस्ट आई एम रीडिंग इट फॉर यू, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी मास्टरी हासिल कर चुके हैं, आप इतना इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लाइकली टू बी फास्टर, क्योंकि वहाँ पर वो फटाफट भैया उन्हें रिटर्न मिलता जा रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते रहेंगे, फटाफट चीज़ें बनती रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता रहेगा एंड ऑल। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज़ इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, यस और नो।
इसके बाद देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी। आप देख लीजिए कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। येस और नो। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कॉम्पिटिशन फोर्सेस to producers to bring in a large variety of goods quality products at reasonable prices। कंपटीशन होता है हमने देखा, और जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को। दिस along with the freedom of choice ensures maximum satisfaction to customer। This also results in higher standard of living। Capitalism usually functions in a democratic framework। ये important point है, ठीक है। इसके बाद डीमेरिट्स अगर आप बात करें तो डीमेरिट्स के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आते हैं कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ उन्हीं कस्टमर को प्रेफरेंस दी जाती है जो अफोर्ड कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है, ह्यूमन वेलफेयर नहीं देखा जाता। ये सब कहीं ना कहीं इसके जो है वो नुकसान होते हैं। कोशिश ये होती है कि कस्टमर से सारा का सारा सरप्लस ले लिया जाए। मतलब कहने की बात है कि कंपटीशन से कहीं ना कहीं कस्टमर को फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो मेन क्या होता है कि किस तरीके से उसकी पूरी परचेजिंग पावर जो है उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोशिश करते हैं कि अपने पास खींच लिया जाए तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स इसके हैं जो होते हैं। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें हमें करने हैं। एक तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज ए होल एंड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस, हैव एंड हैव नॉट, शोइंग द सीड्स ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें तो थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इसमें आपका इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसके बाद दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि वो कोशिश करते हैं अपनी कॉस्टिंग को कम से कम करने की, जिसकी वजह से जनरली स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स देखने को मिलते हैं और किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जब तक लेबर काम कर सकती है उसे काम मिलता है। कल दिन किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो लेबर का काम उसके हाथ से गया, ठीक है। इसके बाद ये मोनोपोली के बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी मार्केट में एक ऐसी डोमिनेंट पोजीशन बना लेते हैं जिसकी वजह से कस्टमर उन्हें अवॉइड नहीं कर पाता और फिर वो हायर प्राइसेस चार्ज करते हैं। तो जितना मार्क किया इंपॉर्टेंट में सिर्फ इतना कर लीजिए आप, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये आपके सामने था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक ओवरव्यू आपके सामने पूरा का पूरा जो है वो रखा गया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। जो मार्क करवाए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी प्रकार की आपको उससे ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बेटा क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, एज अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो इसका दूसरा नाम कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है कि ओवरऑल सोशल वेलफेयर को अचीव किया जा सके, ठीक है। चाहे वो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, चाहे फॉर होम टू प्रोड्यूस है, चाहे हाउ टू प्रोड्यूस है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है। सबका जो मकसद है वो इस तरीके से सॉल्व करना है कि ओवरऑल सोशल वेलफेयर कैन बी अचीव, ठीक है। तो मेन चीज अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। जो बात पॉइंट्स अंडरलाइन हो रहे हैं सिर्फ इसको आप जो है कर लीजिए। हियर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जैसे आपने हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन सुना होगा, नीति आयोग, उसी को सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोला जाता है और उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो है आपके रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। मार्केट फोर्सेज हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हैं इसके। फिर अगर आप बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो कलेक्टिव ओनरशिप देखने को मिलती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ प्राइवेट हाथों में नहीं होते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, सोसाइटी के हर सेक्टर का जो है वो प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिच का या मिडिल क्लास का, पुअर क्लास का ध्यान नहीं रखा जाता। कंज्यूमर को चॉइस करने का ऑप्शन नहीं होता एज जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है होता है। यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस कहीं ना कहीं रिजिड होती है, उतने नंबर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि सब चीज़ों की प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ही होती है। रिलेटिव इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम इनइक्वालिटीज थोड़ी यहाँ पर कम देखने को मिलती हैं। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस भी बोलते हैं, विच आर सेट बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है।
एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो गवर्नमेंट होती है वो ही सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, इस वजह से यहाँ कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आज के टाइम पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो प्योरली सोशलिस्ट हो। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ आप काफ़ी हद तक सोशलिस्ट इकोनॉमी देख सकते हैं, आपने नाम भी सुना होगा। उसके बाद चाइना, क्यूबा है जहाँ देखने को मिलता है सोशलिज्म, लेकिन प्योर नहीं है कि एक भी प्राइवेट सेक्टर ना हो। समझ में आई बात? शो। इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर आते हैं हम। तो मेन बातें वही हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है क्योंकि सोसाइटी के हर सेक्टर का ध्यान रखा जाता है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव होता है जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो डेवलप कर पाती है। और इसका मेन एम होता है कि हर किसी के पास वर्क हो, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। ठीक है, जितना अंडरलाइन किया सिर्फ उतना करना और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डीमेरिट्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंस हो जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है वो देखने को नहीं मिलती क्योंकि सब कुछ स्टेट ओनरशिप में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल है यहाँ पे। उसके बाद बेसिक राइट्स जैसे राइट टू हैव अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे आज आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ऐसे इस तरह के राइट्स नहीं देखने को मिलते, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है A to Z। ठीक है, इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू वर्क हार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि देखिए सारा रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट ने ही अपने एक सिस्टम के थ्रू करना है। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर भी रहा है, आगे यहाँ निकलना भी चाहता है, तो उसको कोई इसका स्पेशल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस होते हैं जो कि मार्केट फोर्सेस से डिसाइड नहीं होते, जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है और बायर्स एंड सेलर्स को उसी प्राइस पे डील करना पड़ता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला आप इग्नोर करिए। तो ये था आपका सारा का सारा सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आपने देखा। इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। सिंपली दोनों के मिक्स फीचर्स हैं, मतलब प्राइवेट भी और सोशल भी दोनों देखने को मिलते हैं। इंडिया इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको कोई सेपरेटली करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने प्राइवेट कैपिटलिस्ट पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ लिया, उस दोनों का मिक्सचर ही जो है वो आपका क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अदरवाइज कोई सेपरेटली इसके लिए चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ जो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम आप फीचर्स में कर लीजिए, सिर्फ मेरिट्स इसके देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों के मिक्स मेरिट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डीमेरिट्स भी मिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम। एक मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसमें से आपको ऑलरेडी पहले से पता होती हैं, और जितना आपको बताया सिर्फ इतना नोट डाउन कर लीजिए और एक बार बुक को अपनी गो थ्रू कर लीजिए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व योर ऑल द MCQs। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि क्या डिफरेंस होता है। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख लिया क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम देख ली क्या होती है। एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आ गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हम क्या लिख के आएंगे। अगर आपने मेरी बुक पढ़ ली है तो उसमें ऑलरेडी आपको इसका आंसर मिल गया होगा, नहीं तो समझते हैं। यहाँ पर आइए, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से सिलेक्शन करना इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हमें करने की सारी हैं, बट हमें एक रेशो डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली गवर्नमेंट है। अब दिल्ली गवर्नमेंट को पास सपोज 10,000 करोड़ रुपीस है, 10,000 करोड़ रुपीस हैं और उसे डिवाइड करना है बिटवीन एजुकेशन में एंड अदर पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो दे कैन डिसाइड कि हो सकता है हम 5,000 करोड़ एजुकेशन पे स्पेंड करें, 5,000 अदर पब्लिक सर्विसेज पे, या हो सकता है 8,000 करोड़ एजुकेशन पे खर्च करें और 2,000 करोड़ खर्च करें अदर पब्लिक सर्विसेज पर। बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो कम्प्लीटली एजुकेशन को इग्नोर कर दें या कम्प्लीटली अदर पब्लिक सर्विसेज को इग्नोर कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में ये नहीं हो सकता। हाँ, दे नीड टू डिसाइड द रेशो कि एजुकेशन पे कितना डिसाइड करें और अदर पब्लिक सर्विस पे। तो इन दिस केस दिल्ली गवर्नमेंट इज फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम कि कितना स्पेंड किया जाए एजुकेशन पे और कितना अदर पब्लिक सर्विसेज पे। बट एट द सेम टाइम सपोज दिल्ली गवर्नमेंट के पास
10,000 करोड़ हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट के पास दो प्रपोजल हैं, या तो गवर्नमेंट पूरे स्टेट में फ्री वाईफाई दे सकती है, या गवर्नमेंट जो है उससे कोई सपोज क्या बोलते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, या मेट्रो प्रोजेक्ट छोड़ो बस सर्विस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, बस सर्विस कोई भी एडिशनल। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए या तो हम उसे वाईफाई पे लगाएंगे या बस सर्विस पे लगाएंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली पूरा करेंगे। ये है ऑल्टरनेटिव 1 और ये है ऑल्टरनेटिव 2। गवर्नमेंट कह रही है दोनों पे नहीं खर्च करेंगे, किसी एक पे खर्च करेंगे। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या फेस कर रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव चॉइस करते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर हम सारे के सारे ऑप्शंस को लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि टोटल फंड्स जो है उसे किस रेशो में हमें किसके ऊपर खर्च करना है। इसी क्वेश्चन में अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये कहे कि हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए और हम दोनों पे खर्च करेंगे, वाईफाई पे भी और बस सर्विस पे भी, तो उस केस के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट इज फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। बट अगर दिल्ली गवर्नमेंट कहे कि विट इज द प्रायोरिटी वेदर इट इज वाईफाई और बस सर्विस, देन इट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे इस सेंस में, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ making choice among the various alternatives available। जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से हम जब चॉइस करते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या कहलाती है आपका, हाँ जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस, या सिर्फ इतना लिखो कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस, कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो चॉइस, कंपल्शन का मतलब क्या है, रेशो ऑफ फंड्स, यहाँ पर वो क्या कहलाएगा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो सिंपली यू विल राइट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, वेयर इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इज द कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस। यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द नीड। इन दिस we can't ignore any particular requirement। किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको दोनों डिफरेंस क्लियर है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आई गूगल पे जाके रेट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थम्स अप to give us the motivation. Thank you so much.